हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे इडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट का है फ्रेंड्स, और ये जो वॉल्यूम 3 है, ठीक है। और इसका आज का है तो जो 70 बीपीएससी आने वाला है फ्रेंड्स, जो 30 सितंबर को निर्धारित किया गया है, तो उसका है फ्रेंड्स। और 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में है 2024 तक का। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अभी जो 68 और 69 अगर बीपीएससी आप दिए होंगे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसमें डिटेल से पूछता है फ्रेंड्स। और जो पेपर से जो क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं तो इसमें क्या है, तो करंट में पेपर का स्रोत दिया हुआ है इडुटेरिया का, जो काफ़ी अच्छा बुक है फ्रेंड्स। तो इसका हम आज वीडियो देखेंगे, वॉल्यूम 3 जो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक का है, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले करंट अफेयर वीडियो जो जनवरी का है पूरा आपको वॉल्यूम करके मैं चेंज करके मतलब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके मैंने डाल दिया है, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और केजीएस के खान ग्लोबल स्टडी का भी करंट अफेयर वहाँ बिहार स्पेशल भी ऐड हो चुका है, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। और इससे घटना चक्र का भी हमारा सीरीज चल रहा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, तो वहाँ पे भी वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, तो श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई भुगतान सेवा लॉन्च, ठीक है। और ये सोर्स किसका है, तो द हिंदू का है। तो देख लेते हैं इसमें। हाल ही में भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य तीनों देशों के नागरिकों के बीच वित्तीय एकीकरण का गहरा करना और डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करना है। इसमें महत्व क्या है, तो डिजिटल कनेक्टिविटी। यह पहल द्विपक्षीय वित्तीय और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। पर्यटन सुविधा में, तो यह प्रयास श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिकों के लिए यूपीआई निपटान सेवाएं की उपलब्धता को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है वैश्विक स्वीकार करता है। तो इसमें बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता के साथ श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई विस्तार भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ग्लोबल साउथ एंड पड़ोसी प्रथम, तो यह पहल ग्लोबल साउथ में विकास को बढ़ावा देगा तथा पड़ोसी प्रथम की नीति को मूर्त रूप प्रदान करेगा। यूपीआई भुगतान सेवाएं के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो यूपीआई एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये इसका फुल फॉर्म है, का उपयोग करके सरल, आसान और त्वरित लेन देन सक्षम बनाता है। इसे भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है तथा इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान और नेपाल में यूपीआई भुगतान स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है यहाँ पे स्वाति पोर्टल। तो स्वाति पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। और इसका स्रोत क्या है फ्रेंड्स, तो ये पीआईबी स्रोत है जो ट्विटर पे आता है फ्रेंड्स, जो सरकारी स्रोत है फ्रेंड्स। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी के अवसर पर महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स स्वाति पोर्टल का क्या है फुल फॉर्म, तो स्वाति महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। और किसने किया है फ्रेंड्स, तो अजय कुमार सूद ने, जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, ठीक है। स्वाति मतलब क्या होता है, तो साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में अब ये भी आ जाता है फुल फॉर्म फ्रेंड, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्वाति पोर्टल के बारे में क्या क्या है। तो उद्देश्य क्या है, तो STEMM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना है। निर्माण किसने किया है, तो इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम्स रिसर्च
नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है एवं रख रखाव किया जाएगा। इसमें भारत की प्रतिष्ठित महिला वैज्ञानिकों की प्रोफाइल शामिल है, जो पद्म पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या स्त्री शक्ति विज्ञान सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करता है। नेक्स्ट है महत्व क्या है इसका, तो यह STEM समुदाय में लिंग अंतर को चुनौतियों का समाधान करेगा। यह महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के और महिलाओं के साथ आने वाले सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है यह युवा महिला और लड़कियों को वैज्ञानिक क्षेत्र में शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा और नेतृत्व क्षमता विकसित करने में सकारात्मक भूमिका निभा सकेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जिगर ठंडा क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये PIV का सोर्स है, तो देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा की सफलतापूर्वक स्थापना एवं परीक्षण किया है। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो सुविधा, यहाँ पे जिगर ठंडा लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या है मुख्य सुविधा क्या है, तो सुविधा के विकास 2018 में 4.5 करोड़ राशि की साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास DST के फंड द्वारा समर्पित किया गया था। यह सुविधा IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई है और यह हाइपरसोनिक स्थिति का अनुकरण करते हुए 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। नेक्स्ट है H2 उपनाम जिगर ठंडा एक 24 मीटर लंबी सुविधा है। यह भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा है। नेक्स्ट है इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था और यह गगनयान RLV और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित इसरो और DRDO के चल रहे मिशनों के लिए एक मूल्यवान प्रशिक्षण सुविधा है। नेक्स्ट है तकनीकी विशेषताएं क्या है इसकी, तो सुविधा में 4 प्रमुख खंड शामिल है, जिसमें फ्री पिस्टन ड्राइव है, स्पीडन ट्यूब, शॉक एक्सेलरेशन ट्यूब और हाइपरसोनिक प्रवाह उत्पन्न करने और बनाए रखने के लिए उच्च वैक्यूम प्रणाली वाला प्रशिक्षण अनुभाग है। महत्व क्या है इसका फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। भारत में हाइपरसोनिक प्रशिक्षण सुविधा के कार्यान्वयन से अधिक एरोस्पेस इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को हाइपरसोनिक अनुसंधान करने में मदद मिलेगी। सुविधा में उत्पन्न गतिविधियों और डेटा मौजूद वाहनों के साथ साथ भविष्य की रक्षा और अंतरिक्ष मिशनों के अनुकूल के लिए एक इनपुट के रूप में काम करेंगे। ऐसी सुविधा की स्थापना से भारत को उन्नत प्रायोगिक हाइपरसोनिक अनुसंधान के लिए विश्व स्तर पर स्थान मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेंगे विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। यह स्रोत क्या है, तो द इंडियन एक्सप्रेस है। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किए हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा की पहुंच और अवसरों के माध्यम से सशक्तिकरण, राष्ट्र निर्माण में सभी नागरिकों को सामूहिक प्रयास। मुख्य बिंदु देख लेते हैं, तो EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक शक्तिशाली शक्ति है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच के अवसरों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। नेक्स्ट है, यह पहले वित्तीय साधनों की कमी वाले मेधावी नवोदय विद्यालय के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण प्रणाली तक पहुंच सुनिश्चित करती है। देश भर में नवोदय विद्यालय में भाग लेने वाले 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। विद्यांजलि कार्यक्रम गैर सरकारी भागीदारों और CSR अनुदान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दाताओं और प्रभावशाली निवेशकों से सहायता और धन जुटाना है। विद्यांजलि के तहत विशेष रूप से एक फिनटेक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिससे छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के रूप में विस्तारित किया जाएगा।
इसमें नोट में क्या है, तो EDCIL एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यह आयोजन देश में शैक्षणिक समावेशन और सामाजिक आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों को मजबूत करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कैमरून ने नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। ये क्या है, स्रोत क्या है, तो डाउन टू अर्थ है, कोई न्यूज़पेपर है। तो उसमें हाल ही में मध्य अफ्रीका देश के कैमरून ने अपनी समृद्ध जैव विविधता के से लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। इसका लाभ क्या है, तो इस प्रोटोकॉल को अपनाने से कैमरून में शोधकर्ताओं को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, विकास और अन्य गतिविधियों के लिए इसके बदले में उनके उपयोग से किसी भी लाभ को उचित हिस्सा मिलता है, उसका एक ढांचा स्थापित होगा। स्वदेशी और स्थानीय समुदाय एक कानूनी ढांचे के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान के मूल्य का सम्मान है। नागोया प्रोटोकॉल क्या होता है, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है जो जैविक विविधता पर कनेक्शन की पहुंच और लाभ साझाकरण दायित्व को लागू करता है। नेक्स्ट है, इसे वर्ष 2010 में नागोया जापान में अपनाया गया था तथा इसे अक्टूबर 2014 में लागू किया गया है। इसमें आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान टीके को भी शामिल किया गया है जो सब्सिडी द्वारा कवर किया जाता है। यह संसाधन उपयोग होने वाले लाभों को उचित बंटवारा सुनिश्चित करता है। नोट में क्या क्या है, तो भारत भी एक सदस्य राष्ट्र है। भारत 11 मई 2011 को हस्ताक्षर किए थे इस पे और अक्टूबर 2012 में इसका अनुसमर्थन किया था। जैविक विविधता पर कनेक्शन और उद्देश्य क्या, तो मुख्य 3 उद्देश्य है। क्या क्या 3 उद्देश्य है फ्रेंड्स, वो भी देख लेते हैं। तो इसका 3 उद्देश्य है। देखिए एग्जाम में भी अगर ऐसे आप बनाएंगे ना ग्राफ मेंस एग्जाम में तो आपको बहुत मार्क्स मिलेगा। तो जैविक, इसमें 3 उद्देश्य था। तो जैविक विविधता का संरक्षण पहला है, दूसरा है जैविक विविधता का सतत उपयोग और जैविक विविधता का सतत उपयोग। ठीक है, तो ये 3 है फ्रेंड्स और 3 उसका फायदा था। जैविक विविधता पर कनेक्शन प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में सबसे व्यापक एवं बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। वर्तमान में 196 अनुबंध पार्टी देश शामिल है इसमें। तो कौन सा था फ्रेंड्स, तो ये आपका कौन सा प्रोटोकॉल था फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे बता देंगे कि हाँ नागोया प्रोटोकॉल के बारे में ये सारे डिटेल्स हैं, तो ध्यान रखेंगे। वर्ष 2040 के लिए EU का नया जलवायु लक्ष्य क्या है, तो द हिंदू का है पेपर का फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका। 6 फरवरी को यूरोपीय आयोग के माध्यम से अपनाया गया नया प्रस्तावित जलवायु लक्ष्य कितना है, जलवायु लक्ष्य 2040 में पेश किया गया है। इसमें 1990 के आधारभूत स्तरों की तुलना में 2040 तक 90% का शुद्ध उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य रखा गया है। इसका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो सितंबर 2020 में यूरोपीय संघ ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस CHG उत्सर्जन को 1990 के स्तर में 55% कम करने के लक्ष्य की घोषणा की, जबकि पहले 40% थी। नवीनतम 2024 प्रस्ताव यूरोपीय संघ जलवायु कानून द्वारा उठाया गया एक अंतरिम कदम है जो पहले ग्लोबल स्टॉक टेक के 6 माह के भीतर 2040 तक लक्ष्य विकसित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। यह प्रस्ताव वर्ष 2040 तक लक्ष्य की रोड मैप विकसित करता है, जिसमें कहा जाता है कि 2040 तक का कोयला लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कह रहा है कि 2040 तक कोयला लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके अंतर्गत प्राकृतिक गैस का उपयोग तेजी से घट जाएगा और तेल चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने के कगार पर होगा। महत्व क्या है, तो प्रस्ताव में उम्मीद है कि 2040 तक कार्बन निष्कासन 400 टन कार्बन तक पहुंच जाएगा, जो 2021 की योजना के अनुसार 2030 तक 310 टन निष्कासन से अधिक है। ठीक है, शुद्ध उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोपीय संघ के पूर्व के कदम क्या क्या हैं, तो वर्ष 2020 में EU ने 2030 तक 1990 के स्तर की तुलना में GHG उत्सर्जन को
55% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के वादा किया गया था। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए यूरोपीय आयोग ने फिट फॉर 55 पैकेज जारी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। इसका स्रोत क्या है? तो द हिंदू है। हिंद महासागर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन 9-10 फरवरी 2024 को पर्थ कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। थीम क्या था? तो एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे टूवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य बिंदु क्या क्या है? तो इस सम्मेलन में 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री कौन थे? तो एस जयशंकर ने किया था। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए सामान्य गैर पारंपरिक चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों का समाधान करना है। हिंद महासागर क्षेत्र IOR में है। क्षेत्र विस्तार क्या है? तो पश्चिम में अफ्रीकी तट से लेकर पूर्व में ऑस्ट्रेलियाई तट तक और उत्तर में अरब प्रायद्वीप और फारस की खाड़ी से लेकर दक्षिण में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तट तक है। भू राजनीतिक महत्व क्या है इसका? तो विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह तेल और गैस से शिपमेंट सहित वैश्विक व्यापार के लिए प्रमुख परगम्य मार्ग के रूप में कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद देख लेते हैं आर्थिक महत्व क्या था। तो यह वैश्विक आबादी का 64% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 60% हिस्सा साझा करता है। फ्रेंड्स, अगर मेंस का एग्जाम अगर आप कभी दिए होंगे या फिर देंगे तो आपको इसमें ये सब जो पॉइंट्स है ना, आर्थिक महत्व, सुरक्षा महत्व, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं पॉइंट वाइज करके या फिर आप ऐसे ग्राफ करके एक ऐसे करके आप बना के उसके बाद पॉइंट देते हैं ना, तो बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में मार्क्स बहुत आता है। फ्रेंड्स, सुरक्षा महत्व क्या है? तो हाल ही के वर्षों में सैन्य गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। तो सब ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, भारत के लिए महत्व क्या है? तो व्यापार मार्ग, भारत का 80% विदेशी व्यापार और 90% ऊर्जा व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। भू राजनीति क्या है? तो वैश्विक धुरी अब प्रशांत अटलांटिक से दूर भारत के पड़ोसी इंडो पैसिफिक में स्थानांतरित हो गई है। हिंद महासागर सम्मेलन IOC क्या है? तो यह क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सागर हेतु क्षेत्रीय सहयोग की संभावना पर विचार विमर्श करने के लिए हिंद महासागर के देशों का एक प्रमुख परामर्शी मंच है। सम्मेलन का पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है लद्दाख राज्य की मांग क्या है? तो द हिंदू का स्रोत है। फ्रेंड्स, तो हाल ही के दिनों में लद्दाख के 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक समूहों लेह एक्सपेक्ट बॉडी और कारिकल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा लद्दाख में बंद का आह्वान किया गया था। बहुत चर्चा में था ये। फ्रेंड्स, उनकी मांग क्या क्या थी? तो लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। इन समूहों ने सरकार से लद्दाख के क्षेत्रीय नियंत्रण को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में गिलगित बल्टिस्तान तक बढ़ाने तथा क्षेत्र के लिए सीटों का आरक्षण की मांग की थी। 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय क्या था? तो जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय समुदाय की विशिष्टता, संस्कृति, पहचान के संरक्षण के लिए 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को क्षेत्र में विस्तारित करने की मांग की गई थी। नेक्स्ट है नौकरियों में आरक्षण की मांग की थी। तो लद्दाख के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में आरक्षण, आर्थिक संसाधनों और अवसरों तक का समान पहुंच सुनिश्चित करना था। ये सब उनकी मांग थी। और अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण था। तो लेह और कारगिल के लिए अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना पर बल दिया गया था। तो इसमें तो उसकी मांग थी। फ्रेंड्स, अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी वो देख लेते हैं। तो सरकार की प्रतिक्रिया थी, क्षेत्र में बढ़ते असंतोष तथा विरोध के कारण सरकार ने एक समिति का गठन किया था। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया था कि वह भाषा, सांस्कृतिक और भूमि से संबंधित मुद्दों का उचित समाधान तलाशेगी। वर्तमान प्रशासन तो 2000
वर्ष 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। लद्दाख का वर्तमान प्रशासन लद्दाख के उपराज्यपाल और एक निर्वाचित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा शासित होता है। सीमाएं क्या है? तो छठी अनुसूची को लद्दाख तक विस्तारित करने से इस क्षेत्र का अधिक विखंडन और नई प्रशासनिक चुनौतियां पैदा हो सकती है। आगे की राह क्या है? एग्जाम में भी ऐसे तरीके से आप बनाएंगे फ्रेंड्स, मेंस में। तो आगे की राह में सरकार की समावेशी स्थानीय शासन केंद्र नीति पहल के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। छठी अनुसूची के तहत लद्दाख की स्थिति तय करने के लिए सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डिजिटल फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन। ये स्रोत किसका है? तो PIB का है। तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में, कहाँ? तो गुवाहाटी में पहले फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये पहले किया है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और पहले फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में। और प्रमुख बिंदु क्या थी इसमें? तो शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत के भविष्य के लिए प्रतिभा विकास पर रणनीति बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी दिमागों को एकजुट करना है। ठीक है। और इसमें क्या है? तो शिखर सम्मेलन वैश्विक अवसरों पर तेजी से डिजिटलीकरण के प्रभाव पर चर्चा करेगा, विशेष रूप से AI/ML, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें विषयों पर 4 पैनल चर्चा होगी। इसमें पहला में सेमीकॉन इंडिया, दूसरा है इंडिया AI, तीसरा है साइबर सिक्योरिटी और चौथा डिजिटल है। शिखर सम्मेलन के दौरान उद्योग जगत के नेताओं, शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी निकायों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 20 से अधिक रणनीति सहयोग की घोषणा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, इन सहयोगी का उद्देश्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम को उद्योग की मांगे और मानकों के साथ संरेखित करना है। नेक्स्ट है, असम में जल्द ही 2500 करोड़ रुपए का एक पहला सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट होगा। यह प्रयास विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा प्रतिभा फूल तैयार करेगा, जो भारतीय कंपनी तथा दुनिया भर के संगठनों के लिए भी सुलभ होगा, जो वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में एक नया मानक स्थापित करेगा। नेक्स्ट है CMS COP 14 समरकंद में समाप्त हो गया है। तो COP 14 के बारे में पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये डाउन टू अर्थ जो है उसका है स्रोत फ्रेंड्स। तो जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS COP 14 के दलों के साथ सम्मेलन की 14वीं बैठक 17 फरवरी 2024 को संपन्न हुई, जिसमें 14 प्रवासी प्रजातियों की सूचीबद्ध करने वाले प्रस्ताव एवं वैश्विक स्तर पर कई अन्य प्रस्तावों को अपनाने पर सहमत हुए थे। CMS क्या है? तो CMS बान कनेक्शन या जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन उनकी संपूर्ण श्रृंखलाओं में प्रवासी प्रजातियों की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है। इस पर 1979 में हस्ताक्षरित किया गया था तथा इसे 1983 में से लागू किया गया है। भारत 1983 से ही सदस्य देश के रूप में शामिल है। ठीक है। COP 14 का फ्रेंड्स जो समरकंद में हुआ था, यह वैश्विक स्तर पर संरक्षण उपयोग को संचालित करने के लिए कानूनी आधार पर तैयार करता है, जिसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता से लेकर कम औपचारिक MOU पर शामिल है। प्रवासी प्रजाति कौन है? तो CMS के अनुसार जंगली जानवरों की प्रजाति या निचला वर्गीकरण जिसकी पूरी आबादी या आबादी का कोई भौगोलिक रूप से अलग हिस्सा चक्रीय रूप से एक या एक से अधिक राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार सीमाओं को पार करता है। भारत और CMS के बारे में क्या है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारत अनेक प्रवासी जानवरों और पक्षियों का अस्थायी घर है, जैसे अमूर, फाल्कन, समुद्री कछुए, डुगोंग, बार्ड हेडेड गीज, ब्लैक नेकड क्रेन आदि। भारत ने फरवरी 2020 में गांधीनगर गुजरात में CMS COP 13 की मेजबानी की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत ने मध्य एशिया फ्लाईवे की प्रवासी प्रजातियों संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, महामारी
रोग अधिनियम, जो 1897 की एक व्यापक समीक्षा शीर्ष की रिपोर्ट है, द हिंदू से लिया गया है फ्रेंड्स। तो देख लेंगे, भारत के 22वें विधि आयोग ने महामारी रोग के प्रबंधन, नियंत्रण और रोकथाम पर 286वें रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं। तो किसने किया है फ्रेंड्स? तो विधि आयोग ने। और विधि आयोग की रिपोर्ट भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए महामारी योजना और मानक संचालन प्रक्रिया बनाने की सुझाव देती है। रिपोर्ट का मुख्य बिंदु क्या है? तो संशोधन की आवश्यकता है। तो रिपोर्ट की महामारी रोग अधिनियम EDA की सीमाओं की पहचान करती है और संक्रमण रोगों के प्रबंधन में आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए संशोधन या एक नया कानून लाने की सिफारिश करती है। निवारण उपाय क्या है? तो मानक संचालन प्रतिक्रिया संक्रमण रोगों के प्रसार और संबंधित प्रतिक्रियाओं के 3 चरणों को परिभाषित करती है। तो 3 चरण कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं। राज्य में प्रकोप, तो राज्यों को स्थानीय स्तर पर महामारी योजना के अनुरूप निवारक उपाय करने का अधिकार है। अंतर्राज्य प्रसार, तो केंद्र सरकार महामारी योजनाओं के आधार पर नियम बना सकती है और राज्यों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। और तीसरा है अत्यधिक खतरा, तो राज्य द्वारा संक्रमण को रोकने में असमर्थ होने की स्थिति में केंद्र सरकार एक समान उपाय लागू कर सकती है, जिसमें संभावित रूप से एक केंद्रीय एजेंसी शामिल हो सकती है। स्वतः संज्ञान क्या है? तो विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस विषय पर मौजूद कानून ढांचे की व्यापक जांच की तथा सिफारिश किया कि मौजूदा कर्मियों अथवा इन विषयों पर एक नया व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता है। महामारी रोग अधिनियम 1897 का है। तो यह एक औपनिवेशिक युग का अधिनियम है जो राज्य सरकारों को महामारी के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए असाधारण उपाय करने का अधिकार देता है। यह दंड को भी परिभाषित करता है और विधि आयोग को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विधि आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक गैर वैधानिक निकाय है। विधि आयोग क्या है? तो यह एक गैर वैधानिक निकाय है। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान 1833 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। तो ध्यान रखेंगे, विधि आयोग कानून में अनुसंधान करता है और भारत में मौजूद कानूनों की समीक्षा करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ई जागृति पोर्टल। ई जागृति पोर्टल ये स्रोत क्या है? तो द हिंदू है। तो हाल ही में उपभोक्ता मामले के सचिव ने स्वीकार किया कि ई जागृति पोर्टल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण से उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। ई जागृति पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। तो ई जागृति पोर्टल उपभोक्ता के मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक पहल है और यह उपभोक्ता आयोग के लिए एक पोर्टल है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर एक सरल, तेज और अधिक लागत प्रभावी उपभोक्ता विवाद निवारण सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करना है। यह विभिन्न उपभोक्ता शिकायतों प्लेटफॉर्म को एकीकृत करता है और केस फाइलिंग, ऑनलाइन शुल्क सुविधा, ऑनलाइन शुल्क भुगतान और AI संचालित स्मार्ट खोज जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट है, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकी का उपयोग करके संग्रहित उपभोक्ता शिकायतों, मामलों और निर्णयों के लिए एक स्मार्ट खोज सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का हुआ है। तो NCDRC एक अर्ध न्यायिक आयोग है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग एक अर्ध न्यायिक आयोग है जिसकी स्थापना 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1988 में की गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसके पास 2 करोड़ से अधिक मूल्य की शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र और राज्य आयोगों या जिला के आदेशों से अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार भी है। आयोग का नेतृत्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। NCDRC के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था।
फ्रेंड्स ये बहुत तो उस टाइम न्यूज़ में था, क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे फरवरी में, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि चुनावी ब्रांड के बारे में आप कुछ विस्तार से लिखें। तो द इंडियन एक्सप्रेस है, तो स्रोत वहाँ से लिया गया है, तो इसका पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कि 5 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले से चुनावी ब्रांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चुनावी ब्रांड योजना के असंवैधानिक का आधार क्या क्या था। तो पहला है सूचना के अधिकार का उल्लंघन करना। तो यह योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के संबंध में मतदाताओं की सूचना के अधिकार पर जोर देती है। दूसरा है अनुपातहीन प्रतिबंध है। तो चुनावी ब्रांड विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य उनके वोट शेयर के आधार पर भेदभाव करती है, जिसका अधिकतम लाभ सत्तारूढ़ दल और प्रमुख विपक्षी दलों को मिलता है, जबकि छोटे तथा क्षेत्रीय दल इनके लाभों से बाहर हो जाते हैं। यह योजना मतदाताओं तथा दानदाताओं के मध्य विभेद उत्पन्न करती है, क्योंकि राजनीतिक दलों की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है गोपनीयता एवं सार्वजनिक हितों के मध्य संतुलन। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व गुमनामी के आधार को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि दाता की गोपनीयता केवल सार्वजनिक समर्थन के वास्तविक रूपों तक ही सीमित है। और चौथा है चुनाव सुधार की संवैधानिक योजना का उल्लंघन। तो चुनावी ब्रांड योजना चुनावी वित्त पोषण में काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक विधि का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। चुनावी ब्रांड योजना के लागू होने से पूर्व भारत में राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक देने वाले किसी भी दानकर्ता की पहचान का खुलासा करना पड़ता था, किंतु नवीनतम संशोधन दानदाताओं की पहचान को प्रदर्शित नहीं करता है। केंद्र सरकार का तर्क है पक्ष में। तो निजता का अधिकार, तो यह व्यक्ति कॉरपोरेट के गोपनीयता दान के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा था चुनावी पारदर्शिता। तो नामित बैंकों के माध्यम से भुगतान होने पर यह धन बल के दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करती है। और काले धन के प्रयोग में कमी। तो चुनावी ब्रांड का उद्देश्य चुनावों में काले धन के प्रयोग को प्रतिबंधित करना है। यह सरकार का तर्क था फ्रेंड्स। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का महत्व क्या था। तो पहला है राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता में वृद्धि। तो जनता को चुनावी ब्रांड के द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत और राशि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और राजनीतिक दलों के माध्यम समानता है। तो वर्तमान निर्णयों छोटे और क्षेत्रीय दल को सत्तारूढ़ दल और प्रमुख विपक्षी दलों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाती है। ठीक है। और राजनीतिक में कॉरपोरेट शक्ति के प्रभाव को सीमित करना। तो यह फैसले राजनीतिक दलों को दानदाताओं के निहित स्वार्थों से प्रभावित होने से रोक सकेगा। चुनावी ब्रांड से संबंधित आंकड़े क्या क्या हैं, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो एक भारतीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक हालिया रिपोर्ट भारत में राजनीतिक दलों के लिए दान के प्राथमिक स्रोत के रूप में चुनावी ब्रांड द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। वर्ष 2016-17 और 2021-22 के बीच 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी ब्रांडों से कुल 9,188.35 करोड़ का चंदा मिला है। भाजपा ने 2016-17 और 21-22 के बीच कुल 10,122.03 करोड़ रुपए का चंदे की घोषणा की, जिसमें 52% से अधिक हिस्सा 52,171.975 करोड़ चुनावी ब्रांड से प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें आधे फ्रेंड्स, तो ध्यान देखेंगे। फिर उसके बाद कांग्रेस ने 952.2955 करोड़ कुल दान का 61.54%, 61.54% के साथ दूसरे सबसे बड़ा चुनावी ब्रांड दान हासिल किया है। भाजपा द्वारा घोषित कुल चंदा अन्य सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित चंदे से 3 गुना से अधिक है।
चुनावी ब्रांड, तो चुनावी ब्रांड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप है जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया था। यह योजना किसी भी व्यक्ति को 1,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग तक के चुनावी ब्रांड खरीदने की अनुमति देता है। ब्रांड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुगतान भुनाए जाते सकते हैं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछली आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए थे, चुनावी ब्रांड के लिए योग्य है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं किसान आंदोलन 2.0 और MSP। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्रोत क्या है, द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है कृषि किसान आंदोलन 2.0 और MSME। ठीक है, MSP है, तो ये द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है फ्रेंड्स। तो इसका देख लेते हैं। हाल ही में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे। ठीक है, किसानों की प्रमुख मांगे क्या थी, तो MSP की कानूनी दर्जा दिया जाए। तो MS स्वामीनाथन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार MSP को अनिवार्य कानूनी दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरा था WTO से बाहर निकालना, तो भारत को विश्व व्यापार संगठन के साथ सभी समझौते को रद्द करना चाहिए। किसानों का प्रमुख मांगे थी फ्रेंड्स। ठीक है, कर्ज मुक्त करना, तो किसानों तथा मजदूरों का कर्ज पूरी तरह से माफ कर दिया जाना चाहिए। पेंशन, तो किसानों तथा मजदूरों के लिए पेंशन का प्रावधान किया जाना चाहिए। और उन्नत मनरेगा के तहत रोजगार के दिनों की संख्या में वृद्धि, उच्च दैनिक मजदूरी और इसे कृषि गतिविधियों के साथ जोड़ना चाहिए। ठीक है, अब न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम दर है जिस पर सरकारी खरीद एजेंसी किसानों से फसल खरीदती है। MSP का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन करना है। MSP को कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा उत्पादन लागत, बाजार के रुझानों और मांग आपूर्ति गतिशीलता जैसी कारकों का पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संकलन कार्यालय है जिसका गठन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1965 में हुआ था। MSP की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता द्वारा की जाती है। सरकार के द्वारा 22 अनिवार्य फसलों को कितना, तो यहाँ पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 22 है, तो 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP की घोषणा की जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि MSP कितने फसलों के लिए दिया जाता है, तो 22 फसलों के दिया जाता है। और गन्ने के लिए अलग होता है फ्रेंड्स, गन्ने के लिए FRP होता है क्योंकि गन्ना क्या है, ये नगदी फसल में आता है। नेक्स्ट है MSP की गणना के लिए सूत्र क्या है, तो A2 किसी विशेष फसल के उत्पादन में किसान की गई लागत। इसमें कई इनपुट शामिल हैं जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पट्टे पर दी गई भूमि, किराए पर लिए गया श्रम, मशीनरी और ईंधन पर व्यय है। A2 प्लस FL क्या है, तो किसानों द्वारा कई लागत और पारिवारिक श्रम का मूल्य है। और C2 क्या है, तो यह एक व्यापक लागत है जो A2 प्लस FL लागत और स्वामित्व वाली भूमि का अनुमानित किराए का मूल्य और निश्चित पूंजी पर ब्याज, पट्टे पर दी गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया है। ठीक है, अब स्वामीनाथन आयोग 2004 का सिफारिश क्या है, तो ये देख लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा किसान वाले, क्योंकि ये बहुत बार आता है। ईयर ऑफ इकोनॉमिक्स में जो भी आप मेंस देंगे ना एग्ज़ाम BPSC का या किसी चीज़ का, तो ये मेंस में ये सब पॉइंट डालेंगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सरकार को MSP के उत्पादन की भांति और औसत लागत से कम
50% अधिक बढ़ाना चाहिए, अर्थात एमएसपी का लागत C2 प्लस 50% होना चाहिए, किंतु सरकार लागत की गणना A2 प्लस FL के 1.5 गुना के रूप में ही करती है। ठीक है। किसान की मांग के पक्ष में तर्क क्या था? तो मूल्य स्थिरता, सौदेबाजी का अभाव और सुरक्षा। और सरकार की सीमाएं क्या है? तो भारी सब्सिडी का बोझ हो जाएगा। WTO से संबंधित, तो WTO के समझौते के अनुसार सरकारी सब्सिडी प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा उत्पन्न कर सकता है। खाद्य प्रबंधन, तो सरकार के पास बड़ी मात्रा में उपज खरीदने, भंडारण करने और विपणन करने के लिए भौतिक साधन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। मुद्रास्फीति, तो एमएसपी में लगातार वृद्धि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाती है, जिसके प्रभाव आम जनता तथा गरीब पर अधिक देखने को मिलेगी। आगे की राह क्या है? तो सरकार तथा किसानों के बीच लगातार संवाद, जिससे किसानों की आय की सुरक्षा के लिए आम सहमति बन सके। कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। कृषि आधारित संरचनाओं का विकास, जिससे किसानों को भंडारण तथा आधुनिक सुविधा प्रदान किया जा सके। ठीक है। जल संशोधन विधेयक आ गया फ्रेंड्स। इसमें जल संशोधन विधेयक 2024 और सूत्र क्या है? द हिंदू स्रोत है। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 को 5 फरवरी 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन करना है और नियामक ढांचे को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। विधेयक की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रयोज्यता, यह शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होगा। अन्य राज्य अपने राज्यों में इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। उद्योग में क्या है? तो उद्योग स्थापित करने के लिए सहमति से छूट। यह विधेयक निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार CPCB के परामर्श से कुछ श्रेणियों और औद्योगिक संयंत्रों को ऐसी सहमति प्राप्त करने से छूट दे सके। केंद्र सरकार SPCB द्वारा दी गई सहमति को मंजूरी देने, अस्वीकार करने या रद्द करने के लिए दिशा निर्देशक जारी कर सकती है। राज्य बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति, तो केंद्र सरकार अध्यक्ष के नामांकन के तरीके और सेवाओं के शर्तों को निर्धारित करेगी। ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये उतना नहीं है इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं नेक्स्ट। चुनौतियाँ, तो नियंत्रण, निर्वहन, जोखिम, ये सारे कुछ है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी भारत और संयुक्त अरब अमीरात। ये क्योंकि ये IR के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड। जो IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो होता है, मेंस में लिखा जाता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री अबू धाबी में बोचासनकवासी की श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा निर्मित एक मंदिर का उद्घाटन किया है। यह 2015 के बाद UAE की उनकी 7वीं यात्रा होगी। अब भारत UAE के संबंध देखते हैं, संबंध की स्थिति। तो वर्तमान स्थिति क्या है फ्रेंड्स? तो भारतीय प्रधानमंत्री की वर्तमान UAE की यात्रा 8 महीनों में तीसरी बार यात्रा होगी। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में UAE के राष्ट्रपति भारत आए थे। रणनीति सहयोग क्या है? तो भारत और UAE के अनेक महत्वपूर्ण समूहों का हिस्सा है, जैसे I2U2 या पश्चिमी एशियाई क्वाड, जिसमें भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और UAE शामिल है। भारत मध्य यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC बुनियादी ढांचा परियोजना में UAE भी शामिल है। ठीक है। आर्थिक सहयोग क्या है? तो UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि UAE भारत का कितना बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो तीसरा। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $85 मिलियन हो गया था। भारत और UAE ने एक रुपया दिरहम निपटारा प्रणाली की शुरुआत की गई है। अगस्त 2023 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कच्चे तेल के आयात के लिए अबू धाबी नेशनल कंपनी को रूप में भुगतान करेगी। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। और भारत UAE व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता का लक्ष्य 5 वर्षों में सेवाओं में व्यापार को $115 बिलियन तक बढ़ाना है। ठीक है।
और ऊर्जा सहयोग में क्या है, तो यूएई का भारत में रणनीति कच्चे तेल भंडार संग्रहित है। मंगलुरु में रणनीति कच्चे तेल भंडार सुविधा स्थापित है। तकनीकी सहयोग में क्या है, तो भारत और यूएई के बीच मजबूत वित्तीय प्रौद्योगिकी सहयोग है, जैसे रुपे कार्ड भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रमुख घटक यूएई में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन सहयोग में, तो COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और यूएई ने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और लोगों के से लोगों के संबंध, तो IIT दिल्ली, अबू धाबी परिसर और हैदराबाद में यूएई वाणिज्य दूतावास खोलने जैसी संस्थापनाएं साझेदारी के सांस्कृतिक और शैक्षणिक आयामों को और मजबूत करती है। प्रमुख चुनौतियां क्या है, तो क्षेत्रीय संघर्ष, अरब एवं मध्य यूरोप के देशों के आपसी क्षेत्रीय संघर्ष भारत और यूएई के संबंधों को प्रभावित करते हैं। और चीन का बढ़ता आर्थिक महत्व प्रभाव, तो वर्ष 2005 से वर्ष 2020 के बीच यूएई और में चीन का निवेश और अनुबंधन $30 बिलियन से अधिक हो गया है, जो इस क्षेत्र में भारतीय उद्यमों से काफ़ी अधिक है। भारतीय श्रमिकों का मुद्दा क्या है, तो यूएई में बड़ी संख्या में ब्लू कॉलर श्रमिक काम करते हैं। वहाँ उन्हें कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जैसे काम करने और रहने की खराब स्थिति और अन्य श्रमिकों के साथ व्यवहार में भेदभाव। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, और इसका सोर्स क्या है, द इंडियन एक्सप्रेस। तो हाल ही में एलन मस्क ने एक मानव में न्यूरॉन डिवाइस के सफल प्रत्यारोपण के संबंध में घोषणा की है। यह पहल मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संचार संभव करता है। बस इतना ही समझ लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझिए, कुछ सीखिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप दे सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू।